कंपोजिशन स्कीम में पार्ट 1 में पढ़ा अपने कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी क्या कि कंपोजिशन टैक्स कौन दे सकता है, कोई भी जिसकी टर्नओवर पिछले साल क्या हो 1.5 करोड़ से कम, और प्रोफेशनल है तो फीस 50 लाख से कम, वो कंपो ऑप्ट कर सकता है सेक्शन 10(1) और 10(2)(a) वाली। 10(1) तो क्या है, गुड्स वगैरह स्मॉल छोटे डीलर जो है गुड्स के ऊपर डील कर वो कंपो ऑप्ट कर सकते हैं, या सर्विस देते हैं तो थोड़ी भी सर्विस कितनी 10% ऑफ लास्ट ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, इस लिमिट के अंदर देते हैं तो कोई बात नहीं, आपको सर्विस प्रोवाइडर नहीं माना जाएगा, आप गुड्स ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर ही रहेंगे। तो आप पे टैक्स कितना लगेगा 1%। और अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो रूल यही है 1.5 करोड़ का, लेकिन आप पे टैक्स कितना लगेगा 2.5। और अगर आप 10(2)(a) ऑप्ट करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो 50 लाख से ज़्यादा फीस नहीं है तो 3 + 3 6% टैक्स दे सकते हैं। 10(2) क्या बताता था, कंडीशन कंपो ऑप्ट करने वाला करंट ईयर में, पीछे छोड़ो, करंट ईयर में इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरर हो अगर तो आइसक्रीम तंबाकू एरेटेड वाटर वगैरह नहीं बना सकते, कंपो विड्रॉ हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल चीज़ें नहीं बेच सकते, पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें, हाँ एग्जम्प्ट बेचो जो वैसे जीएसटी में माफ़ है 0% है, वो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है। फ़िलहाल शराब पे भी एप्लीकेबल नहीं है और पेट्रोल डीजल पे भी नहीं, ऐसी चीज़ों पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उन चीज़ों का आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इंटरस्टेट सेल भी नहीं, एक्सपोर्ट भी नहीं तो कंपो क्या हो जाएगी विड्रॉ। ये पढ़ा था। चलो कौन सी स्टेट में, मेघालय और वो सारी जो स्टेट हैं 7 सिस्टर +1 उत्तराखंड, 8 स्टेट में 75 लाख का रूल है, ये बात कर ली थी। बाकी सारे इंडिया में 1.5 करोड़ का रूल है। वैसे तो बेसिक रेट 50 लाख है एक्ट में, सरकार ने उसे बढ़ा के 1.5 करोड़ कर रखा है, और उन स्टेट में 75 लाख। लेकिन 10(2)(a) वाला सर्विस वाले के लिए तो कितने का रूल है 50 लाख, ठीक है ना, ये चीज़ है। लेकिन मान लो एक बात है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड डीलर हो लास्ट ईयर, मान लो 20-21 की बात करूं मैं, आप क्या थे, एक रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर, रेगुलर, इस साल 31 मार्च से कुछ दिन पहले आप सरकार को इंटीमेशन दे देंगे कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, CMP 02 फॉर्म होता है वो, CMP 02 आगे बता देगा अपने को, CMP 02 पे आप सरकार को इन्फॉर्म कर देंगे। इंटीमेशन अबाउट ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, आप सरकार को कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के बारे में वेल इन एडवांस बता देंगे 1 अप्रैल से पहले, ताकि 1 अप्रैल से आप क्या बन जाओ कंपो डीलर। और याद रखना, क्योंकि आप तो ऑलरेडी रेगुलर डीलर हो, आप कंपो ना लेते तो भी आपको 1 अप्रैल से सारे सप्लाई पे टैक्स देना है। जो आदमी रजिस्टर्ड ही हो गया तो उसको तो टैक्स देना है, चाहे वो 40 लाख से नीचे क्यों ना हो, 20 से नीचे क्यों ना हो, रजिस्टर्ड ही हो गए जब आप, तो ऐसे आदमी को कंपो 1 अप्रैल से लगेगी। यानी इस पे कंपोजिशन जो टैक्स है ना, कंपोजिशन टैक्स की रेट जो है 1% या 5% रेस्टोरेंट वाली, या 6% टोटल एप्लीकेबल, कब से एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2021। समझ गए। आप एडवांस में सरकार को इन्फॉर्म कर दो CMP 02 पे, 1 अप्रैल से ही सरकार के आपको कंपो वाले रूल लगा देगी, 1 तारीख से ही आप टैक्स जितनी क्वार्टर, इसमें कोई हिसाब किताब ज़्यादा नहीं रखना, परचेज कौन सा माल है टैक्स भरते जाओ, उस पर कोई दिक्कत नहीं। सरकार डिटेल तो मांगेगी तूने परचेज किया कौन सा माल, पर कोई दिक्कत नहीं। इंट्रास्टेट तूने इंट्रास्टेट परचेज करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल का तू इकट्ठा हिसाब दे दे, एक एक बिल वाइज कोई चक्कर नहीं है। क्यों, तूने तो क्वार्टरली रिटर्न भरनी है, क्वार्टरली टैक्स पे करना है, तो पूरे क्वार्टर का कंसोलिडेट 3 महीने में जो सप्लाई की उसका टोटल करो, उस पर 1, 5 या 6% टैक्स दे दो। IGST लग नहीं सकता, कंपो डीलर पे लग सकता है क्या? IGST लग सकता है कंपो डीलर पे, क्यों नहीं लग सकता?
क्योंकि इंटरस्टेट सेल ही नहीं कर सकता, वो इंटरस्टेट सप्लाई कर देगा तो कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी। वैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो एडवांस में ही सरकार, उसका REG01 तो पहले ही सबमिट है, उसको तो REG06 पे रजिस्ट्रेशन भी आया हुआ है। वो आदमी कॉम्पो लेता है तो 1 अप्रैल से थोड़े दिन पहले ही अप्लाई कर दे कॉम्पो के लिए, क्योंकि पता क्या होता है जब आप कॉम्पो के लिए अप्लाई करते हैं सरकार क्या है ये सोचती है कई बार कोई एरर हो, कोई दिक्कत हो, मान लो आपको कह रही है CMP 03 पे स्टॉक का रिकॉर्ड बना के देके जा, स्टॉक का रिकॉर्ड तेरे पास बिना बिका माल कौन सा पड़ा है, क्योंकि अब तू टैक्स तो लेगा नहीं, जो बिना बिका माल पड़ा है उसका क्रेडिट क्या कर रिवर्स। तो वो हिसाब किताब बना के नहीं दे रहा, सरकार ऑब्जेक्शन लगा सकती है कि तेरे को कॉम्पो नहीं मिलेगी, फिर आप उसका जवाब दोगे, फिर सरकार फाइनल फैसला करेगी कॉम्पो मिलनी है कि नहीं। इस प्रोसेस में कई बार टाइम लग जाता है, तो थोड़ा वेल इन एडवांस महीना 20 दिन पहले अप्लाई कर दो 1 अप्रैल से, ताकि 1 अप्रैल से कॉम्पो डीलर की तरह आप टैक्स कलेक्ट करना बंद कर दो और सीधा क्वार्टरली टैक्स भरो। क्वार्टरली टैक्स जाता है हर क्वार्टर के बाद अगले महीने की 18 तारीख को, 18 को जाता है क्वार्टरली टैक्स। अप्रैल में जून वाला कब तक जाएगा 18 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर वाला 18 अक्टूबर, 18 जनवरी ऐसे जाता है। और रिटर्न साल के 30 अप्रैल को जाती है, साल ख़त्म होने के 1 महीने बाद 30 अप्रैल तक। रिटर्नें जाएंगी साल में 4, टैक्स की पेमेंट जाएंगी साल में 4 क्वार्टरली। लेकिन आप अपनी रिटर्न कौन सी भरेंगे, कौन सी GSTR 4, GSTR 3 भी नहीं एप्लीकेबल 4, और वो कब बढ़ेगा एनुअल, कब तक बढ़ेगा 30 अप्रैल तक। आगे जाके अपन रिटर्न के चैप्टर में पढ़ेंगे भी, आम आदमी GSTR 9 भरता है फाइनल रिटर्न, जैसे आम आदमी तो हर महीने रिटर्न नहीं भरा जाता है, बढ़े जाता है 3B 3B 3B, साल बाद ना उसे एक एनुअल रिटर्न और भरनी पड़ती है जिसका फॉर्म नंबर 9 है। आम आदमी वो 9 में क्या करता है, साल भर में जो आउटवर्ड सप्लाई है, साल भर की जो इनवर्ड सप्लाई उसका हिसाब देता है। अगर मान लो कहीं कोई गड़बड़ होगी, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न या कुछ, वो सारा कुछ हिसाब किस में कर देता है फाइनल रिटर्न में। कोई और बनते हैं भर देता है, ज़्यादा बनते हैं ले लेता है, फाइनल रिटर्न भरता है कौन से फॉर्म पे 9। आम आदमी कॉम्पो वाला भी फाइनल रिटर्न भरता है 9A, 9 नहीं, इसके लिए कौन सा फॉर्म है 9A। आगे आएगा लास्ट चैप्टर्स की ओर, रिटर्न का चैप्टर लास्ट, समझ आया। चलो कॉम्पोजिशन आदमी मैंने आपको ये बताया था ऐसे नहीं कर सकता कि कुछ सिलेक्टिव बेस पे रजिस्ट्रेशन करवा ले, बताया था ना, या तो सबका रजिस्ट्रेशन होगा या सबका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बताया था। यानी ऐसा नहीं हो सकता पंजाब में भी एक ब्रांच है, हरियाणा में है, दिल्ली में, तो दिल्ली वालों का कॉम्पो चल रहे और इन दोनों का रेगुलर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया लेवल पे होता है, पैन इंडिया बेस लिखवाया था मैंने, पूरे इंडिया में कॉम्पोप्ट करेगा या पूरे इंडिया में कॉम्पोप्ट नहीं होगी। और एक बात, अगर आप न्यू डीलर हो, सुनो, बीते साल कोई आप दुकान ही नहीं थी, नई दुकान खुली है, नई दुकान खुली है, तो उस आदमी को तो वैसे ही दुकानदार है गुड्स पे, 40 लाख की गुड्स पे तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही जरूरी नहीं। तो ऐसा कर 40 लाख तक ना करवा रजिस्ट्रेशन, 40 के बाद कॉम्पो का रजिस्ट्रेशन करवा ले सीधा। 40 के बाद क्या करेगा, कौन सा फॉर्म सबमिट करेगा, REG01 फॉर्म है ना, नेम, फ़ोन, पैन नंबर, ईमेल ID, पार्ट A। पार्ट B में क्या कहता है, डीड या मेमोरेंडम की कॉपी, नेचर ऑफ बिजनेस क्या एटसेट्रा, फोटो जाती है, आधार जाता है, उसी में दे देगा। पार्ट REG01 फॉर्म के पार्ट B में बता देगा क्या आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, सरकार कॉम्पो दे देगी, समझे। और कोई अलग फॉर्म नहीं, REG01 में ही भर देगा। पर बता रहा हूँ पहले डीलर नहीं है, नया डीलर है, 40 लाख, और सर्विस वाले के 20 लाख पे तो टैक्स ही नहीं है। अगर वो पहले थोड़े दिन पहले अप्लाई कर दे तो भी टैक्स नहीं लगेगा उस पर, कितने पे, 40 लाख तक की सर्विस पे या गुड्स पे, और 20 लाख तक की सर्विस। उसके बाद लगना शुरू होगा क्या, कंपोजिशन टैक्स, क्वार्टरली कितना 1%, रेस्टोरेंट में 5%, और 10-A वाला ऑल्टरनेटिव टैक्स ऑप्ट किया है सर्विस 6% टोटल। कितने पे, यानी गुड्स बेचते हो तो 40 लाख से लेके 1.5 करोड़, यानी बीच के 1 करोड़ 10 लाख पे क्या लगेगा, कॉम्पो टैक्स। और जब 1.5 करोड़ पार होगी, हफ्ते में आपकी ड्यूटी है सरकार को इंटीमेट करना कि सर माय कॉम्पोजिशन स्कीम हैज़ बीन विड्रॉन। या आपकी गलती है अगर आप कॉम्पो में भरते रहे जबकि आपकी टर्नओवर पार होगी लिमिट से, तो सरकार आपसे पूरा टैक्स निकलवाएगी।
मान लो 1.5 करोड़ पार हो गए, आप लगे हो आप पे धुन सवार है, वही 1% काटते जाओ। बिल तो काटता ही नहीं। कौन से बिल काटता है? बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवाइस तो काटता है, काट ही नहीं रहा। टैक्स इनवाइस काटना चाहिए था 1.5 करोड़ के बाद। धड़ाधड़ क्या काटे जा रहा है? 1.5 करोड़ पार हो गया, ऊपर 10 लाख बिना टैक्स के बेच गया। जब ध्यान आया तो हो ये क्या हो गया, टैक्स भरेगा तू जेब से। सेक्शन 73-74 है जीएसटी में, सीजीएसटी एक्ट में, कहता है पेनल्टी के साथ इससे सारा टैक्स भरवाओ विद सेक्शन 50 का इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट लगता है, ले लिया, सरकार को दिया नहीं 24%, 18 तो कम से कम है ही है। फिर चलो कलेक्ट ही नहीं किया बंदे ने 18, 24 या 18% जो भी केस बनेगा वो तेरे को इंटरेस्ट के साथ ये टैक्स जेब से भरना पड़ेगा। क्या साहब मैंने आगे से तो लिया ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं रहा। भैया लिया नहीं, लेना था तूने। तेरी 1.5 करोड़ पार हो गई, अब तू रेगुलर डीलर बन गया था, तो तुझे क्या लेना चाहिए था? पूरा टैक्स। हम तो पूरा टैक्स लेंगे, तेरे से लेंगे सारा टैक्स। जो लेना चाहिए था तूने नहीं लिया, तू 1% के गलतफहमी में ना रहा है। इसी आपकी ड्यूटी है। कॉम्पो कब कंप्लीट हो गया? 1.5 करोड़ या 50 लाख, या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 75 लाख, समझ आया? उसके बाद आपकी कॉम्पो विड्रॉ होगी और आपको क्या करने चाहिए थे? टैक्स इनवाइस, और पूरा टैक्स लेके सरकार को देना चाहिए था। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए था? जब 1.5 करोड़ पार होगी तब हफ्ते में सरकार को इंटीमेट करना था मेरी कॉम्पो विड्रॉ होगी, प्लस एक लिस्ट बना के स्टॉक की देनी थी, मेरे पास कितना माल पड़ा है, क्योंकि अब इस माल पड़े हुए को बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्रेडिट, क्योंकि अब मैं पूरा टैक्स ले रहा हूं। दे लिस्ट, यानी लिस्ट दोनों वक्त देनी है। जो जब आदमी नया कॉम्पो अप्लाई करता है रेगुलर डीलर से कॉम्पो, तो उसके पास स्टॉक पड़ा होगा, उस पर रिवर्स होगा क्रेडिट। और जब कॉम्पो विड्रॉ होकर रेगुलर डीलर बनता है तब भी जो स्टॉक पड़ा है उस पर जो टैक्स भरा हुआ उसका क्रेडिट लेना है आपने, तो लिस्ट सबमिट करो, तो सरकार क्रेडिट भी देगी। समझाया? बोलो कोई डाउट? पढ़ा था? चलो, अपन ने इसमें कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है? कहां तक पढ़ लिया था अपने? पान मसाला का मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हो सकता है? पान मसाला का ट्रेडर हो सकता है? ट्रेडर हो सकता है। पान मसाला बेचता हूं, क्या मैं कॉम्पो ले सकता हूं? हाँ। आइसक्रीम बेच सकता हूं, कॉम्पो ले लूंगा? यस। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं आइसक्रीम का तो कॉम्पो कांट बी ऑप्टेड फॉर, ऑप्ट नहीं की जा सकती। बताया थे। फिर आ जाओ, ये पढ़ ली थी कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन पैरामीटर, रूल 5। इसमें था सीटीपी ना हो, एनआरटीपी ना हो, पेज नंबर 211 पे। फिर थर्ड पॉइंट था, हाँ अच्छा था, कॉम्पो लेने के बाद ऐसा सामान मत खरीदना जिस पे आरसीएम लगता है। आरसीएम 9394, 93 याद रखो, 94 तो वो होता है वो बिल्डर सीमेंट खरीदता है अनरजिस्टर्ड से, वो होता है, बाकी कुछ नहीं। 93 में तो बहुत लिस्ट है, गुड्स भी है, कैश्यू नट, रो, कॉटन, टबक, तेंदू लीव खरीदते हो तो भी रिवर्स चार्ज है, सर्विस बहुत है। सरकार से कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट किराए पे लेते हो तो टैक्स आपको देना है ना? ऑथर वाला था, सिक्योरिटी सर्विस का था, बैंकों के रिकवरी एजेंट का था, इंश्योरेंस एजेंटों का था, वकील साहब से सर्विस का था, बड़ी चीज़ों पे तो आरसीएम लगता है। तो ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना, नोट परचेज गुड्स आर अवेल्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड अनलेस जीएसटी ऑन सच गुड्स और सर्विस आरसीएम में पेड ना कर दो। यानी ये कहना चाहता है, लिख लो इसको सिंपल लैंग्वेज में, रेगुलर टैक्स इज पेबल ऑन inward supplies, regular tax is to be paid by composition dealer, a regular tax rate is to be paid by composition dealer. On inward supply, on inward supplies, on inward supplies, on which RCM is applicable, on which RCM is applicable। सही है। मान लो मैं कॉम्पो डीलर हूँ, मैंने एक ऐसी सप्लाई ले ली वकील साहब से या किसी से, जो क्या है मेरे को टैक्स देना है, तो मुझे नॉर्मल टैक्स देना है। अगर ऐसा सामान खरीद लिया जिस पे 18% है तो 18 देना है, उस पे 1% का रूल नहीं।
1 पर तो जो मैं बेचता हूँ उस पर आउटवर्ड पे ले ली मैंने, उस पर कितना टैक्स भरूंगा मैं? पूरा भरूंगा। वहाँ ना लड़ाई करना कि कॉम्पो डीलर हूँ मैं, पूरा भरना पड़ता है। समझ गए? आगे चलो। कहता दुकान के बाहर लिख के लगाना है कि मैं कॉम्पो डीलर हूँ, बताया था। नेक्स्ट पे साइन बोर्ड पे भी, बिलों के ऊपर भी लिखना है कि भाई मैं कॉम्पो डीलर हूँ, दुकान के बाहर भी, और जो दुकान के इनवाइस वगैरह काटोगे, बिल ऑफ सप्लाई, उस पर भी लिखा हो कॉम्पो डीलर हूँ। ठीक है, एक बार कॉम्पो स्कीम ऑप्ट कर ली तो हमेशा चलेगी, नो डाउट। फॉर्मेलिटी से एक इंटीमेट कर देते हैं भाई लोग, कंपलसरी नहीं है, बस एक बार कॉम्पो ऑप्ट कर लो। जब तक आप एप्लीकेशन विड्रॉवल की नहीं दोगे, भाई आई वांट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पो, तो समझो कॉम्पो चलती रहेगी। ठीक है, कहता है अपनी जेब से देना है, याद रखना, सही है। कैसे देना है? क्रेडिट तो आपके खाते में आता ही नहीं, तो आपको कंपोजिशन टैक्स हमेशा कैसे देना है? कैश रजिस्टर से, यानी कैश जमा कराना पड़ेगा। 1% टैक्स आपको जेब से देना पड़ेगा, या 5% या 6%, क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपसे खरीदने वाले को भी नहीं मिलता, आप जो खरीद रहे हो उस पर भी नहीं मिलता। पार्ट ऑफ कॉस्ट बना लो तो बना लो। वैसे मैंने बताया था रियलिटी क्या है, कॉम्पो डीलर आगे से निकलवा लेता है। मान लो, सुनो, मैंने दीक्षा को माल बेचना है लाख रुपए का, मैं जानता हूँ दीक्षा से टैक्स मैं ले नहीं सकता, जेब से देना पड़ेगा 1000 रुपये, 1 लाख का 1%, मैं दीक्षा को बेची 1,01,000 का देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, और दीक्षा आएगी भी मेरे पास लेने माल। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर को सस्ता पड़ता है कॉम्पो से, क्योंकि उसने बिल रख के क्या करना है, उसने क्रेडिट तो लेना नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं एक ऐसा दुकानदार हूँ जिस पे माल लेने दूसरे छोटे दुकानदार आते हैं, तो मुझे कभी भी कॉम्पो ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरे दुकानदार क्या है, रजिस्टर्ड डीलर, जो आगे बेचेंगे और वो रजिस्टर्ड है, वो टैक्स वसूल लेंगे, आगे से इनपुट काट लेंगे। वो कहते भाई साहब लगा लो आप टैक्स, हमें क्या, हमने तो आगे एडजस्ट कर लेना है। मैं कैसे बताऊँ, मैं तो कॉम्पो लगा ही नहीं सकता, मैं तो अपनी ही तारीफ कर रहा था। मैं भाई साहब आप सही जगह आ गए, आपके लिए क्या है, मैं कॉम्पो स्कीम ऑप्ट कर रहा हूँ या करने वाला हूँ या कर रखी है, आपको बिना टैक्स देंगे यार, कस्टमर परेशान नहीं होने चाहिए हमारे, हम आपको क्या देंगे, बिना टैक्स माल देंगे, आपसे नहीं लेते। वो समझ गया बातों में, कहता आप कॉम्पो डीलर हो? मैंने कहा हाँ। क्या माल नहीं लेता मैंने कहा भैया तेरे को सस्ता मिल रहा है। कहता सस्ता नहीं, जो आप खरीद रहे हो ना बाजारों से, कंपनी से, वो भी आप पार्ट ऑफ कॉस्ट बनाओगे, आप जेब से कहाँ भरोगे? आपने इनडायरेक्टली 1% भी जोड़ लिया होगा, मुझे दोगे आप बिल ऑफ सप्लाई, आगे एडजस्ट होना नहीं, मैंने तो आगे बेचना भाई साहब, प्रॉफिट जोड़ के, सामान महंगा ही हो जाएगा। सही कह रहा हो, भाग जाएगा वो। कॉम्पो डीलर के पास लेने माल वही लोग आएंगे जो क्या है, कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर, वो आगे माल बेचने वाले नहीं हैं, वो लोग आएंगे कॉम्पो डीलर के पास। वजह समझ गए ना? ये चीज़ मैं 1% भी वसूल लूँगा, ये बात श्योर है। उनसे 1 लाख का 1,01,000 ले लूँगा कि मेरे निकल जाएंगे पैसे, समझ गए? चलो फिर 10(2) याद दिला रहा है। 10(2) तो पहले से ही बता चुका हूँ। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो रेस्टोरेंट के अलावा, क्योंकि रेस्टोरेंट पे तो 10(1) लगता है 5% वाला, 10(2) तो लगता है और कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, 50 लाख से कम पिछले साल सर्विस है, फीस है, इस साल कॉम्पो शुरू में ही ऑप्ट कर लें। नया ऑफिस खुला CA का, वो भी कॉम्पो ऑप्ट कर सकता है। 50 लाख तक तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 6%। वैसे नए वाले को 20 लाख तक देना नहीं पड़ेगा, 20 से 50 लाख पे देना पड़ेगा 6% टैक्स, बताया था। लेकिन शर्तें इसमें भी वही हैं। अगर तूने 10(2) ऑप्ट कर ली सर्विस प्रोवाइडर, 6% टैक्स कैश क्रेडिट लेजर से दे दे, लेकिन तू कोई भी गुड्स ऐसी नहीं बेचेगा जो नॉन टैक्सेबल हैं। तू इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करेगा, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और तू कभी भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का, आइसक्रीम, तंबाकू या इरिटेड वाटर का सोचना भी मत, इंटरस्टेट सप्लाई एक्सपोर्ट करना भी मत, ठीक है। परचेज कर सकता है, इनपुट सर्विस इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं, कंडीशन है ना। तो वो कह रहा है कि तू गुड्स कोई भी इंटरस्टेट नहीं बेचेगा। और ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 वाला है ना, जो TCS काटता है 1%, उसके थ्रू नहीं सप्लाई करेगा कोई सर्विस गुड्स, ठीक है ना। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन टैक्स वो बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम तेरे को अलाउ नहीं करेंगे, विड्रॉ हो जाएगी कॉम्पो डीलर सोचे मैं किसी और स्टेट में जाके CTP भी बन जाऊँ, नॉट पॉसिबल, कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट 10(2) का प्रोविजन कह रहा है
अगर मान लो एक पेन में ज़्यादा बिजनेस है आपके तो सब में कॉम्पो ऑप्टिक होगी या सब में नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा आधे में कॉम्पो ऑप्ट कर लो और आधे में नहीं। समझ आया? नीचे एक टेबल है, एक डायग्राम है, ये सारा कुछ जो पढ़ा वही समझा रहा है। फ्लो चार्ट है कॉम्पो का कि कॉम्पो लेफ्ट साइड एक बॉक्स है, कॉम्पोजिशन लेवी असेसी कैन हैव वैल्यू ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट। कितनी हो सकती है? 10% पिछले साल की टर्नओवर का या 5 लाख विच एवर इज हायर। और इंटरेस्ट और ये चीज़ें कभी नहीं जुड़ती, इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर में कभी नहीं जुड़ती और ये माफ है, चाहे वो 10-1 हो चाहे 10-2 हो। बताया था ना? राइट साइड में कहता है यस अगर इससे कम सर्विस दे रहे हो तो ठीक है। सप्लाई टैक्सेबल है, आउटवर्ड सप्लाई जोड़ो, इको के थ्रू तो नहीं है, नो सही है, फिर आप उस पर टैक्स दे दो। लेकिन मिडिल में कह रहा है आप मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, ट्रेडर हो, यस आप इनमें से कोई हो, रेस्टोरेंट, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, तो क्या टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हो? टैक्सेबल गुड्स के नॉन टैक्सेबल, अगर नॉन टैक्सेबल शराब और इस तरह की चीज़ें करते हो तो यस करते हो तो आप कॉम्पो नहीं ऑप्ट कर सकते। कि शराब का व्यापारी आके पूछे जी मैं कॉम्पो ऑप्ट कर लूँ तो तू तो बेचेगा ही शराब भाई, तू कॉम्पो ऑप्ट नहीं कर सकता। पेट्रोल पंप वाला भी नहीं कर सकता। और नो नहीं है तो फिर ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट तो नहीं कर रहा, नो तो फिर तू कॉम्पो ऑप्ट कर ले। इको के थ्रू तो नहीं बेच रहा, नो कॉम्पो ऑप्ट कर ले। यस इको के थ्रू बेच रहा हूँ तो कॉम्पो ऑप्ट नहीं कर सकता। या यस तू इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहता है, यस कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी, क्यों पंगा लेता है, पहले कॉम्पो लेगा फिर विड्रॉ होगी, तू ना कॉम्पो ऑप्ट कर, ये चीज़ है। और ये डायग्राम बता रहा है मैन्युफैक्चर रेस्टोरेंट ट्रेडर नहीं है, मतलब आप आम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 10-2 ले लेना ना, 50 लाख से कम तक। पर 10-2 लेने के बाद भी इको के थ्रू सप्लाई नहीं करनी, पेट्रोल शराब जैसी चीज़ें नहीं बेचनी, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी, ध्यान रखना ये बात। क्लियर? नीचे 1.5 करोड़ का रूल भी लिखा है। नेक्स्ट पे इसी पेज पे नहीं नेक्स्ट पे देखना 213 पेज पे टेबल बना रहा है। एक पर्सन जो कंपोजिशन ऑप्ट करना पड़ चाहता है वो अनरजिस्टर्ड है, बताया ना अनरजिस्टर्ड है, पहले पिछला साल है ही नहीं उसका, पिछले साल वो रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है, व्यापारी नहीं बिजनेस ही नया है, तो वो कंपो कैसे ऑप्ट करेगा? वो तो रजिस्ट्रेशन ही पहली बार करवाएगा। कौन सा फॉर्म भरेगा? REG-01। उसी के पार्ट बी में क्या लिख देगा? आई वॉन्ट टू ऑफर कंपोजिशन। उसको स्टॉक की लिस्ट देनी है? देनी नहीं। उसने कौन सा कोई कंपो वो रेगुलर से कंपो में आ रहा है जो क्रेडिट उसको ब्लॉक करना है, रिवर्स करना है, कुछ नहीं। लेकिन उसे बस REG-01 के पार्ट बी पे बता देना है भी मैं कंपो ऑप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन राइट साइड में अगर वो नॉर्मल रेगुलर स्कीम से किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेबल बता रही है कॉम्पो में, तो उसे क्या है, वो तो REG-01 थोड़ी भरेगा, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। वो क्या भरेगा? CMP-02। CMP-02 पे सरकार को अप्लाई करेगा कि मुझे कॉम्पो दे दो। इसको कहेगी सरकार 03 पे तो क्या बना के लेके आ? स्टॉक की डिटेल जो तेरे पास बिना बिका माल पड़ा है, ताकि उस पर क्या है, क्रेडिट रिवर्स हो सके। ठीक है, तो ये कह रहा है 03 पे 60 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर दें। ठीक है, और वो कॉम्पो वहीं से चल पड़ेगी जब से तू ऑप्ट करेगा। और हाँ, और ये ना साल शुरू होने से पहले अप्लाई कर दे ताकि 1 अप्रैल से कॉम्पो चल पे, और तेरे को कोई 20-40 लाख माफ़ नहीं है, तू तो ऑलरेडी रेगुलर डीलर है, तेरे को तो शुरू से वैसे नॉर्मल टैक्स लगना था। चलो तेरे पे शुरू पे कौन सा टैक्स लगेगा? कॉम्पो वाला 1% या 5% या 6%। ओके, एक बहुत अच्छा रूल लिखा है, रूल 3 सब रूल 5 क्या कहता है? एक जगह अगर आपने किसी जगह पे कॉम्पो ऑप्ट कर ली तो पूरे इंडिया में कॉम्पो ऑप्ट होगी। समझो, आपको हर एक के लिए अलग अलग एप्लीकेशन नहीं देनी। आप दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, 4 जगह आपकी ऑफिस है। हरियाणा में आपने कॉम्पो के लिए अप्लाई कर दिया ना, CMP-02, ऑटोमेटिकली सब जगह क्या है, कॉम्पो ऑप्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं अलग अलग ऑप्ट करनी है, कर ही नहीं सकते अलग अलग। एक जगह इन्फॉर्म कर दिया कि आई वांट टू ऑफर कॉम्पो, पैन के अंदर जितने भी ब्रांचें होंगी सब जगह ऑटोमेटिक क्या लग जाएगी, कॉम्पोजिशन स्कीम लग जाएगी। हर साल कोई दोबारा बताना नहीं, जब तक कॉम्पो विड्रॉ नहीं करते चलती रहेगी कॉम्पो स्कीम। विड्रॉ करनी है, विड्रॉ हो गई 1.5 करोड़ या 50 लाख पास होते ही 7 दिन में बता दो मेरी कॉम्पो विड्रॉ होगी, तो कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी आपके बताने पे, फिर आपको स्टॉक का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेम पैन बता चुका हूँ 10-2 में ही, एक पैन के अंदर सारे इकट्ठे एक साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। सिलेक्टिव बेस पे नहीं है लिखवाया था,
एक एग्जाम्पल भी दे रहा है, देख लो 247 इलस्ट्रेशन। कहता है कंपनी है हेड ऑफिस दिल्ली में, ब्रांच कहाँ है? पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। दिल्ली में हेड ऑफिस, ब्रांच पंजाब, हरियाणा, यूपी में। और कहता है हेड ऑफिस और ब्रांचेस किस में रजिस्टर्ड हैं? नॉर्मल रजिस्टर्ड है जीएसटी में। अब वो क्या कहता है? पैन नंबर सेम है, हेड ऑफिस ने जीएसटी के अंडर, कहता है हेड ऑफिस इज पेइंग जीएसटी अंडर नॉर्मल स्कीम। हेड ऑफिस रेगुलर डीलर की तरह टैक्स दे रहा है, तो बाकी स्टेट में आप सोचो कॉम्पो ऑप्ट कर लें, नॉट पॉसिबल। एक जगह कॉम्पो ऑप्ट करती, हर जगह ऑटोमेटिकली क्या, उसी पैन पे जितने ऑफिस होंगे सब में कॉम्पो ऑप्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रेगुलर चल लो बाकी जगह कॉम्पो, ऐसा नहीं हो सकता, सब जगह कॉम्पो चलेगी पैन इंडिया बेस पे। नीचे एक और एग्जांपल दे रहा है, एक कंपनी है 248 नंबर 248, कंपनी है लोकेटेड कहाँ है? दिल्ली में। कहते हैं इसकी 2 ब्रांचें हैं, नोएडा और गुरुग्राम यानी हरियाणा। कैन इट ऑफर कंपोजिशन फॉर इन केस ऑफ दिल्ली एंड नोएडा एंड नॉर्मल स्कीम फॉर गुरुग्राम? क्या ये पॉसिबल है? हेड ऑफिस दिल्ली और नोएडा ब्रांच में कॉम्पो ऑप्ट कर ले और गुरुग्राम वाले में क्या चलता जाए? रेगुलर। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। कॉम्पो मस्ट बी ऑप्टेड फॉर ऑल ब्रांचेज अंडर सेम पैन। ऐसा सिलेक्टिव बेस पे नहीं हो सकता। कॉम्पो ऑप्ट कर सकते हैं। इनकी टर्नओवर देखना कितनी है? 249 वाले पे आ जाओ, 248 तो हो गया 9, 249 पे आ जाओ। कहता है एक बंदे की टर्नओवर लैपटॉप की है चेन्नई मुंबई में इंक्लूडिंग टैक्स है। ये जो टर्नओवर है 249 में इंक्लूडिंग टैक्स है, कितनी? 1,75,00,000 टर्नओवर। 1,75,00,000 रुपए में 100 बटा कितने % टैक्स है? कितना आ जाएगा बोलो? इसका मतलब यस, ही कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। क्यों? क्योंकि टैक्स तो जुड़ते ही नहीं टर्नओवर में, टैक्स नहीं जुड़ते जीएसटी वाले। बिना टैक्स के देखो, टैक्स जोड़ के दे रखा है 1,75,00,000, बिना टैक्स के ये तो कितना बनता है? 1,48,00,000 समथिंग। यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। आप कॉम्पो ऑप्ट कर सकते हैं। सही है? सही कह रहा हूं? आगे चलो। कहता है इनको क्या हर स्टेट में अलग सरकार को बताना होगा? भाई इंटीमेशन ना, बताया था मैंने, हर स्टेट में इंटीमेशन नहीं, एक जगह कॉम्पो ऑप्ट कर ली तो सब जगह कॉम्पो लग गई समझो। 250 नंबर पे आना, क्या कहता है? पढ़ो। वेदर कॉम्पो इज एप्लीकेबल इन द गिवन केस और नॉट। बताओ, मिस्टर जे बॉम्बे के हैं, वो अपना सामान कहाँ बेचना चाहते हैं? इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 नवंबर से 28 नवंबर लगता है, नेहरू जी के जन्मदिन पे लगता है 14 नवंबर को, और 28 तक चलता है। कई बार सरकार बढ़ा देती है 2-3 दिन। पिछले 20-25 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, लग रहा है, मतलब हम लोग भी स्कूल में थे तब देखने गए थे ट्रेड फेयर, तब से तो लग रहा है, और हो सकता है उससे भी कितना देर पहले से लग रहा हो। ट्रेड फेयर लगता है 14 से 28, कई बार बढ़ा देते हैं, बीच में कोरोना के चलते नहीं भी चला वो। ही इज़ नॉट हैविंग एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। भैया दिल्ली में ना वो ट्रेड फेयर में आके माल बेचना चाहता है 14 दिन 15 दिन, क्या ये कॉम्पो डीलर ऐसा कर सकता है? ना। रेगुलर डीलर सीटीपी ले सकता है, सेक्शन 27 था ना, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन 90 दिन के लिए टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। कॉम्पो डीलर कभी भी सीटीपी नहीं ले सकता। तो कह दो उसे, तू कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन नहीं बन सकता। तूने क्या फॉलो कर रखी है? कॉम्पो। या तूने सीटीपी के लिए अप्लाई कर दिया और बाद में तू कहे मेरे को कॉम्पो दे दो, अभी नहीं मिलेगी कॉम्पो। आगे चलो। एक बंदा टोबैको का ट्रेडर है, ट्रेडर वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। क्या ये कॉम्पो ले सकता है? हाँ। मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकता, आइसक्रीम एरिटेड वाटर टोबैको वाला मैन्युफैक्चरर, बट ये तो कौन है? ट्रेडर, ये कॉम्पो ले सकता है। नेक्स्ट, मिस्टर जे एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है 30 अगस्त को। कहता है उसके पास सामान इंटरस्टेट खरीदा पड़ा है। भैया कहता कुछ सामान इंटरस्टेट खरीदे पड़े से कुछ नहीं होता। इंटरस्टेट तो कॉम्पो बनने के बाद भी खरीद सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, बेचना नहीं होता। और वो पास्ट में बेचना नहीं होता, कॉम्पो ऑप्ट करने के बाद नहीं बेचना होता। बीते साल आपने एक्सपोर्ट किया तो क्या हो गया? पिछले साल इंटरस्टेट परचेज की तो क्या हो गया? एक कॉम्पो लेने के बाद इंटरस्टेट सेल या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, परचेज तो तब भी कर सकते हैं। तो पड़ा है तो स्टॉक क्या हो गया?
पड़ा रहने दो, उसका तो क्रेडिट भी रिवर्स नहीं होना। क्यों नहीं होना? थर्ड केस में बंदे का क्रेडिट भी रिवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है, उसने कौन सा क्रेडिट लिया होगा? कहीं उसकी ऐसी रेल बांध दो भैया इस पर क्रेडिट रिवर्स होगा, वो कहता लिया ही नहीं, जीएसटी नंबर ही नहीं, कौन सा रिवर्स करोगे? सही कह रहा है वो, कहीं ऑफिसर जिद पकड़ जाए, ऐसे ही होते हैं ऑफिसर। आपको चैट बताऊंगा यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर की, दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा हुआ है, सर ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, सेल पे टैक्स 20% है, कॉस्ट दे रखी है, तो इसका सेल वैल्यू कैसे निकाल ली इन्होंने? ऐसे ऐसे सवाल। बस किस्मत अच्छी होती है या कोई सेटिंग वैटिंग से बन जाते हैं, और आता तो कुछ नहीं होता। चलो दिखाऊंगा, चैट भेजूँगा आपको, सवाल पूछे। फिर मैंने उसको मैसेज पे समझाया, फिर उसका आया वो इट्स अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, समझ आ। चलो ठीक है, ऐसे ही होते हैं। देखो, ही कैन फॉलो कंपोजिशन स्कीम, तो कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है भाई, घबरा मत, तू परचेज कर रहा है, परचेज करने पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेट ऑफ जीएसटी अंडर कंपोजिशन। ये थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया था, रेट ऑफ जीएसटी ऑन कंपोजिशन डीलर। अच्छा देखना इसमें पंगा क्या है। पंगा ये, पहली बात तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, कुछ चीजें छोड़ के, एक्सेप्ट कौन सी? आइसक्रीम, टबाकू, एडिटेड वाटर, पान मसाला एटसेट्रा, इन पे ना टैक्स बहुत है, 28% है। कॉम्पो दे के 1% में सरकार लॉस नहीं करना चाहती। ये सप्लाई करते हो तो कॉम्पो ले ही नहीं सकते तुम। और कोई है मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर हो, 10(2)A वाले, ये 10(1) वाले, या रेस्टोरेंट सर्विस देते हो, ये भी किस में आता है? 10(1) में। इन लोगों को टैक्स कितना देना है? इन दोनों को तो देना होता है टैक्स कितना? रेस्टोरेंट वाला अलग कर लो, इसको देना होता है 5% टोटल ऑफ टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई। इसको देना होता है 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर से मेरा मतलब चाहे वो टैक्सेबल वाली है चाहे एग्जम्प्ट वाली है। टोटल टर्नओवर, एग्जम्प्ट वाली सप्लाई चाहे वो टैक्सेबल वाली सप्लाई, बस टोटल पे देना पड़ेगा। इसको भी किस पे देना पड़ेगा? 6% टोटल ऑन एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाई। ऐसा है। कॉम्पो वाले ने अगर कॉम्पो ऑप्ट कर ली तो उसकी सप्लाई जो है ना, कुछ चीज़ों पे ना टैक्स 0 है, कुछ सर्विस, कुछ सामान माफ़ है मान लो टैक्स में। वो सप्लाई करोगे ना, वो चाहे टैक्सेबल वाला, वो सब पे 1% देना पड़ेगा तुम्हें, सब पे 1% देना पड़ेगा। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, कॉम्पो ऑप्ट कर ली, उसने साल में 1,20,00,000 का तो टैक्सेबल वाला माल बेचा, 10 लाख का ऐसा सामान भी उसकी दुकान पे है जिस पे टैक्स माफ़ है, 0% है, तो 1,30 पे वो कितने % देगा? 1%। सर्विस वाला एग्जम्प्ट सर्विस देता है, उस पर एग्जम्प्ट ब्याज वाला नहीं है, वो माफ़ है, वो छोड़ो। और कोई एग्जम्प्ट वाली सर्विस देता है तो उसको और टैक्सेबल वाली मिला के 6%। रेस्टोरेंट को भी 5%। लेकिन ट्रेडर है ना, जो ट्रेडर, फॉर ट्रेडर 10(1) में आता है, ट्रेडर को देना पड़ेगा 1% टोटल ऑन टर्नओवर। कौन सी? टैक्सेबल वाली, बस। इसको एग्जम्प्ट वाली टर्नओवर पे नहीं देना, ध्यान देना। इसको किस पे टैक्स देना है? ट्रेडर को सिर्फ टैक्सेबल वाली सप्लाई पे। मान लो एक ट्रेडर है, पड़ोस में दुकान करता है, कॉम्पो ऑप्ट करे बैठा है, उसने मान लो माल बेचा 90 लाख का तो टैक्सेबल वाला, और 5 लाख का एक ऐसा माल बेच दिया जिसके ऊपर क्या है, सरकार ने टैक्स की रेट एग्जम्प्ट करके, मान लो कोई ब्रेड बेच दी या कोई ऐसा सामान बेच दिया जिस पे टैक्स सरकार ने फिलहाल क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए एग्जाम, उसको 5 लाख पे टैक्स नहीं देना,
उसे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई 90 लाख का 1% देना है। लेकिन ट्रेडर को छोड़ के बाकी लोगों में टर्नओवर का मीनिंग एग्जाम्प्ट वाली हो चाहे टैक्सेबल वाली हो, दोनों का जोड़ करके 1%, 5%, 6% देना है। ट्रेडर में थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ टैक्सेबल वाली पे देना है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपन ने जोड़ दिया इसमें, इस टेबल में। सही है, देखो यहाँ लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर अदर देन स्पेसिफाइड गुड, स्पेसिफाइड वही आइसक्रीम, पान मसाला, टबाकू, एरिटेड वाटर, क्योंकि वो सप्लाई करोगे तो मैन्युफैक्चरर हो तो कंपो ले ही नहीं सकते। तो 1% देना है, 0.5, लेकिन किसका देना है? पढ़ना एग्रीगेट टर्नओवर, कौन सी? एग्जाम्प्ट वाली भी और टैक्सेबल वाली भी। रेस्टोरेंट को भी 5% टोटल देना है, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल। लेकिन अदर सप्लायर में लिख लो ट्रेडर। ट्रेडर की बात है, ट्रेडर किस पे टैक्स देगा? 1% देगा टैक्सेबल सप्लाईज पे, टैक्सेबल सप्लाईज पे। पढ़ना नीचे क्या कह रहा है? मैन्युफैक्चरिंग वर्ड का मीनिंग समझा रहा है, जिससे चीज़ की नेचर बदल जाए, नया प्रोडक्ट बन जाए, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना। और नीचे बी पॉइंट, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो अगर आप सर्विस देते हो, किसकी? लोन की। लोन देते हो या उधार पे ब्याज लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 251 पे पढ़ना, ये नीचे नोट था। क्या कहता है? 251 पढ़ना। कहता है एक करंट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर करवा रहा है अक्टूबर में, और वो बेकरी प्रोडक्ट बेचता है। इंटरेस्टिंग, बेकरी प्रोडक्ट को अंडरलाइन करना। आप भी जाते होंगे बेकरीज पे, कभी विनायक पे, कभी और भी हैं शहर में, चंदन बेकरी या कुछ, ये उसका केस है। कहता अक्टूबर मंथ में टैक्सेबल टर्नओवर 88 लाख रुपए होगी। आप बताओ क्या वो कंपो ले सकता है? तो क्या हो गया? ले सकता है। 1.5 करोड़ से ऊपर तो नहीं हुआ, ले सकता है। कहता है सेकंड, कहता है एक ट्रेडर की तरह उसे 1% टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी अथॉरिटी कहती है 5% देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट भी होता है ये, बेकरी का तो रेस्टोरेंट ही होता है, का वहाँ बैठ के खाते नहीं लोग, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, बिस्किट तो चलो पैक करा के लेते हैं, वहाँ बैठ के कोई बिस्किट तो नहीं खाता होगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीता है, खाते हैं ना वहाँ, पैटीज़ खाते हैं, पेस्ट्रीज, पैटीज़, केक काटते हैं बेकरी पे। कहते रेस्टोरेंट ही होता है, और क्या? रेस्टोरेंट है तो उस पर 5 लगेगा। आप क्या कहते हो? बेकरी पे 1% लगेगा गुड्स मानते हुए या रेस्टोरेंट मानते हुए? ऑफिसर कहता है 5% लगेगा। ऑफिसर तो निकम्मे ही, आपको पता ही है, 1% लगा दो। बेकरी रेस्टोरेंट नहीं होता, प्रीडोमिनेंटली उसके पास रेडीमेड सामान होता है, आपके ऑर्डर पे तैयार नहीं होता। रेस्टोरेंट में इंक्लूड है सर्विस। रेस्टोरेंट में फैसिलिटी अच्छी होती हैं, बंदे आपके आगे पीछे घूमते हैं, सर्विस होती है, तो करके उस पर क्या है? अलग रूल है 5। तुम बेकरी हो, गुड्स बेचना तुम्हारा मेन काम है, किस % में आओगे? 1 में। सही है ना। 252 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कंपनी है, बिजनेस करती है 2 टाइप के गुड्स का। कंज्यूमर ड्यूरेबल 53 लाख, एग्रीकल्चरल टूल बेचती है 17 लाख। कहता है जो कंज्यूमर यूज का 53 लाख का माल है उस पर तो 18% टैक्स है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है, पेज ही कहाँ गया, मिस है क्या पेज? है 215। चलो क्या कहता है देखो, एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 252 पढ़ रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन 252। क्या कहता है? एक आदमी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स बेचता है, कितने की? 53 लाख। और क्या बेच रहा है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट 17 लाख। इस पे 18% टैक्स है, और ये क्या है? एग्जाम।
दो चीज़ें बेच रहा है, कॉम्पो डीलर है, कह रहा है अगर ये कॉम्पो डीलर है करंट ईयर में मैन्युफैक्चरर तो क्या होगा, हाँ जी, इफ़ ही इज़ मैन्युफैक्चरर, यानी उसने ये चीज़ें बनाई हैं एंड ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन, उसने कॉम्पो ऑप्ट कर रखी है, तो कितना टैक्स लगेगा, 1%, 70 लाख का लगेगा, मैन्युफैक्चरर है तो 70,000। ट्रेडर है तो किस पे लगेगा, इफ ही इज ट्रेडर एंड कॉम्पो डीलर, भैया ट्रेडर है तो सिर्फ किस पे लगेगा टैक्स, कॉम्पो टैक्स 1%, 53 लाख का 53,000। समझ गए क्यों, अभी बताया था, ट्रेडर के तो टैक्सेबल चीज़ों पे लगता है और मैन्युफैक्चरर के क्या है, सारी पे लगता है, सही है ना, बोलो, बढ़िया प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये वाला टॉपिक, इस ये वाला क्वेश्चन, ताकि दिमाग में सेट हो जाए। ट्रेडर को बहुत बड़ा फ़ायदा दिया गया है, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट और सर्विस वालों को नहीं, ट्रेडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 253 नंबर देखना, क्या कह रहा है, जे की कॉम्पोजिशन स्कीम है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट ईयर में ये सप्लाई की, क्या डाटा दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख, ट्रेडिंग 20 लाख, सर्विस 5 लाख, एक्सपोर्ट 35 लाख। क्या ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कॉम्पो डीलर है, पिछले साल से कॉम्पो चला रहा है और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में करंट ईयर में ये बेच रहा है, इसकी कॉम्पो तो गई समझो, इसको समझा दो, तैयारी करो, कहता 7 दिन में बता दे क्वार्टर के, मतलब जब तूने एक्सपोर्ट की ना गलती कर ली, 7 दिन में तुझे क्या बता देना चाहिए सरकार को, मेरी कॉम्पो विड्रॉ हो गई, वरना तेरे से बुरे तरीके से टैक्स वसूलेंगे कल को, सेक्शन 73 और 74, हाँ 18-24% ब्याज के साथ, जल्दी से जल्दी बता दे कॉम्पो विड्रॉ होगी तेरी, एक्सपोर्ट कर रहा है तू तो, ये कॉम्पो नहीं रख सकता, कॉम्पो फॉलो नहीं कर सकता, इसे पूरा टैक्स देना होगा, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस पे 18%, 10 लाख 20 लाख 5 लाख पे कितना हो गया, 10 20 5 35 लाख पे तेरे को 18% टैक्स देना चाहिए नॉर्मल, जैसी कॉम्पो विड्रॉ हुई, अगर उसके बाद सेल है तो एक्सपोर्ट माफ़ होगी, कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट तो रेगुलर डीलर को माफ़ ही है। ऐसे आप में से कोई कहेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो एक्सपोर्ट है क्वार्टर के लास्ट में की हो, तब तक 2.5 महीने कुछ माल बेच चुका, उस पर तो 18 नहीं बढ़ेगा, उस पर 1 बढ़ेगा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, जब एक्सपोर्ट करोगा उसके बाद कॉम्पो विड्रॉ होगी ना, तब तक जो सेल कर चुका होगा वो क्या है, सही है, उस पर तो कॉम्पो टैक्स बढ़ेगा, तो इसने ऐसा कुछ डेट तो बताई नहीं, इसने सिंपली लिख दिया कॉम्पो विड्रॉ होगी, इसकी नॉर्मल टैक्स भरना पड़ेगा इसको। चलो आगे चलो, वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम 10(3) क्या कह रहा है, कॉम्पो स्कीम की वैलिडिटी कब तक है, जब तक टर्नओवर लिमिट के अंदर है, सीधी बात, 1.5 करोड़ 75 लाख या ऑल्टरनेट वाले में 50 लाख के अंदर है तो कॉम्पो है, जब लिमिट क्रॉस होगी कॉम्पो विड्रॉ होगी, क्या कटो टैक्स इनवाइस, एक्सपोर्ट किया तो कॉम्पो विड्रॉ, इंटरस्टेट सेल की तो कॉम्पो विड्रॉ, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया आइसक्रीम की या टबाकू की तो कॉम्पो विड्रॉ, इको के थ्रू टाइप कर दिया माल बेचने का तो भी कॉम्पो विड्रॉ, अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, नॉन टैक्सेबल गुड्स बेच दी, पेट्रोल शराब, तो भी कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी, यानी ऐसा कुछ डिफॉल्ट नहीं किया और टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख से नीचे है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चलते रहेंगे, क्लियर, वैलिडिटी बनी रहेगी उम्र भर जब तक कॉम्पो विड्रॉ नहीं होती। तो यही बता रहा है एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को क्रॉस ना करे तो कॉम्पो स्कीम चलती रहेगी, जैसे लिमिट क्रॉस की हफ्ते के अंदर आपको सरकार को बताना है मेरी कॉम्पो विड्रॉ होगी, लिमिट के अंदर चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉवल के लिए कौन सा फॉर्म जमा करवाता है, CMP 04, 02 पे तो क्या बताता है वो, इंटीमेशन मुझे कॉम्पो लेनी है, नया डीलर है, वो एग्जिस्टेड डीलर है, वो 3 पे क्या है, स्टॉक की लिस्ट देता है, 4 पे क्या है, कॉम्पो विड्रॉ के बारे में बताता है सरकार को। आगे चलो क्या कहता है, इसी में नीचे रूल 6(3) कहता है एक पर्सन एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, वो कॉम्पो विड्रॉ कर लेता है तो बहुत गलत काम कर रहा है वो, उसको सरकार नोटिस देगी कि तूने कॉम्पो क्यों विड्रॉ की, जवाब दे 15 दिन में, यू आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। पता क्या हुआ, बंदे ने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली, बेच वो पेट्रोल भी रहा है शराब भी रहा है,
इंटरेस्ट रेट भी रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तेरे लिए कॉम्पो बनी नहीं थी, तूने कॉम्पो क्यों ले ली? सरकार उसे नोटिस काटेगी, भाई तेरी कॉम्पो क्यों ना विड्रॉ कर ली जाए, तू कॉम्पो क्यों लिए बैठा है, तू एलिजिबल नहीं है। 15 दिन का टाइम देगी, CMP 04 पे लेटर आएगा और 06 पे ये जवाब भेजेगा शो कॉज नोटिस का कि सर ऐसा ऐसा है, भाई मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर ऑफिसर फाइनल फैसला करेगा, 07 पे ऑर्डर देगा 30 दिन के अंदर आपका जवाब आने के कि आपकी कॉम्पो विड्रॉ की जाए या चलती रहे। सही है ना? बाकी ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये वाला, बस ये है कि ऑफिसर के पास पावर है, वो आपको कह सकता है कि तूने गलत कॉम्पो ऑप्ट कर ली, तो एलिजिबल नहीं है, आपको जवाब देना होगा 06 फॉर्म पे और ऑफिसर का फाइनल फैसला 07 पे आएगा, CMP 07 पे कि भाई हाँ तेरी कॉम्पो विड्रॉ की जाएगी कि नहीं की जाएगी, वो जवाब मांगेगा ना आपसे पहले। चलो नेक्स्ट 254 एग्जाम्पल, एग्रीगेट टर्नओवर कंपनी, ये GGC की रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म की टर्नओवर 1 करोड़ 40 लाख है। ड्यूरिंग द करंट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 30 अगस्त तक 1 करोड़ 49 लाख होगी। तो उसके बाद 2 बिल काटे, एक 1 करोड़ का, एक 75, 1 लाख का और 75, ऐसा है। पिछले साल 1.5 करोड़ से नीचे हो, यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पो। इस साल 1.5 करोड़ तक कॉम्पो ऑप्ट ना करो, ऊपर के 75,000 रुपये पे तो टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख पे तो कॉम्पो चल जाएगी, 1 करोड़ 49 लाख प्लस 1 लाख 1 करोड़ 50 लाख हो गए पूरे। ऊपर के 75,000 रुपये क्या लगाओ? टैक्स। कौन सा बिल काटो? टैक्स इनवॉइस। समझ आ गया? चले आगे नेक्स्ट 10(4) क्या कहता है? पर्सन जो कॉम्पो ऑप्ट कर रहा है ना टैक्स कलेक्ट कर सकता ना क्रेडिट ले सकता। शुरू से कह रहा हूं ये तो मैं, कॉम्पो डीलर ना दुनिया से टैक्स ले सकता, ना ही उसे कोई इनपुट क्रेडिट मिलता। वो अपना टैक्स कहां से भरता है? जेब से, कैश रजिस्टर के थ्रू। नेक्स्ट 10(5) क्या कहता है? अगर किसी ने गलत तरीके से टैक्स कलेक्ट कर लिया, कॉम्पो डीलर होकर भी 18% फट्टे चक रहा है, कॉम्पो डीलर होकर भी लोगों से 18% ले रहा है। सरकार कहती ले लिया तूने अब दे दे, फिर ले लिया तो वैसे लेना नहीं होता। जब तू कॉम्पो बन गया दुनिया से टैक्स ले ही नहीं सकता। क्या दुकान के बाहर लिख रखा है कॉम्पोजिशन डीलर, बिल पे लिख रखा है कॉम्पोजिशन डीलर, फिर भी दुनिया को पता ही नहीं कॉम्पो कौन होता है। वो टैक्स मांग रहा है, दुनिया दे रही है और ले रहा है। सरकार कहती गलत ले लिया तूने टैक्स, तुझे क्या है देना हुआ हमें, ग्राहक तो चला गया अब ले लेके, कोई बात नहीं, हमें टैक्स दे विद इंटरेस्ट। सेक्शन 50 लिख लो, इंटरेस्ट सेक्शन 50 में आता है 18 या 24%, 2 केस हैं। जब सरकार डिफ़ॉल्टर मानती है कि भाई तूने टैक्स वसूल के जेब में रखे रखा, 24% लेगी। एक होता है तूने टैक्स वसूला ही नहीं, 1% लेता रहा, तू लेना था 18 लिया नहीं, वो भरना है, वो 18 में भर दे। समझ ना, ले लिया और सरकार को नहीं दिया 24% ब्याज, और लिया ही नहीं लोगों से, जेब से भर 18%। दोनों सिचुएशन में फ़र्क पता लगा ना। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप कॉम्पो डीलर से छिन गई कॉम्पो, 1 करोड़ 50 लाख के पार हो गई, फिर भी आप 1% टैक्स भरते रहे, लोगों से लिया नहीं, पूरा भरो, जेब से भरो 18% इंटरेस्ट के साथ। एक होता है कॉम्पो थे फिर भी लेते रहे टैक्स पूरा और सरकार को दिया नहीं, ये तो चोरी है, प्रॉफिट से ज़्यादा तो टैक्स कमा लिया तूने। 18 लेके सरकार को 1 दे रहा है, गलत है ये। तो इस पे क्या है, एक्शन होगा, 24% लेंगे, ये बता रहा है। नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा कि भाई 1-4 साल के शुरू से ही कॉम्पो ऑप्ट हो जाएगी अगर तेरी टर्नओवर जो है वो साल के पहले दिन से, और तू नया डीलर है तो पहले दिन से नहीं, 20 या 40 लाख तक तो टैक्स लगेगा नहीं, उसके बाद 1%, 5% या 6% लगना शुरू होगा। लेकिन अगर पिछले साल से रेगुलर डीलर है तो भैया इस साल के पहले दिन से ही कॉम्पो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो पिछले साल रजिस्टर्ड था रेगुलर, वो कॉम्पो ना लेता तो उस पर तो वैसे भी 1 अप्रैल से टैक्स लगना था ना, इसलिए उसके 1 अप्रैल से ही कॉम्पो का खेल शुरू। जो पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो ना करवा, रजिस्टर्ड 40 लाख तक 20 लाख तक करवा भी ले तो 40-20 पे कोई टैक्स नहीं, उसके बाद लगना शुरू होगा। ये बताइए, पहले दोनों बेकार हैं, ये दोनों एक्सप्लेनेशन पहले ही बता चुका हूँ, काट दो दोनों चाहिए। दोनों में एक बात कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं जोड़ना टर्नओवर में, यानी ये पता क्या है, दोनों में सिर्फ इतना बता रहा है। पहले वाली एक्सप्लेनेशन 10(5) एक्सप्लेनेशन 1 में तो कहता है अगर पिछले साल से रजिस्टर्ड हो, इस साल के शुरू होने से पहले कॉम्पो ऑप्ट कर लो और 1 अप्रैल से टर्नओवर कॉम्पोजिशन टैक्स में आ जाएगी।
और इसमें इंटरेस्ट वगैरह आना नहीं। नीचे वाले में क्या कहता है, आप नए डीलर हो, नए डीलर हो तो पहले 20-40 लाख जब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए उसके बाद ही कॉम्पो टैक्स लगेगा, 40 लाख तक तो कोई टैक्स लगना ही नहीं। ये चीज़ दिला रहा है, इंटरेस्ट वगैरह जोड़ना नहीं। नेक्स्ट 255 नंबर क्वेश्चन पढ़ना। 255, चंचल ने ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विस का काम शुरू किया, इनॉग्रेट किया केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर जनकपुरी दिल्ली में। ठीक है, पार्लर वार्लर खोला है, सीधी बात है इन्होंने। केयर एंड केयर ब्यूटी सेंटर के नाम से जनकपुरी में। 1 अप्रैल को शी ऑप्टेड टू पे ऑल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम, 10 to ऑप्ट करना चाहती है लेडी। क्या कहता है, एग्रीगेट टर्नओवर इसकी 30 जून तक 20 लाख है। पहले ये नई दुकान है ना, पिछले साल रजिस्टर्ड थी, तो ये तो अब रजिस्टर्ड हो रही है। 20 लाख तक तो 30 जून में टर्नओवर है, यहाँ तक तो टैक्स लगना ही नहीं। अब वो कॉम्पो ऑप्ट करेगी और अब से उसे 50 लाख तक कितना टैक्स लगेगा, 20 से 50 लाख पे 1% लगेगा। कहता है हाफ ईयर 30 सितंबर को वो 50 लाख पे पहुंच गई और उसकी टर्नओवर अक्टूबर एंड तक तो 70 लाख पे पहुंच गई। वो कॉम्पो के बारे में जानना चाहती है तो आप उसे बता देना चंचल को कि 30 जून तक तो 20 लाख तक तो कोई टेंशन नहीं, 20 लाख तक का आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपकी दुकानदारी नहीं है। लेकिन 20 लाख पे आप कॉम्पो ऑप्ट कर लेना और कॉम्पो ऑप्ट करके 50 लाख तक के 1% लगेगा। कहती 50 के बाद नॉर्मल, क्या बस इतने के लिए है क्या, 20 पे लगाते नहीं आप, 20 से 50 के लिए बस। हाँ 20 से 50 के लिए। अगर उसके बाद 70 पे पहुंच गई तुम, ऊपर के 20 लाख पे क्या लगेगा, 18% नॉर्मल वाली रेट सर्विस प्रोवाइडर वाली, समझ गए। तो 20 लाख पे लगेगा नहीं, नीचे टेबल बनी है। 20 से 50 अगले 30 लाख पे कितना लगेगा, ये अल्टरनेट वाली है 6% टोटल, CGST 3 और 3% SGST। और अगले 70 लाख माइनस 50 20 लाख पे कितना लगेगा, 18% 360। टोटल टैक्स साल में कितना भर देगी ये ब्यूटी पार्लर चला रही है ये चंचल, 5,40,000। सही है। अगले क्वेश्चन, अगले पेज पे आ जाओ। रिटर्नें कब भरी जाती हैं बताया मैंने। GST की पेमेंट कब कब होती है, क्वार्टरली। कब, 18 तारीख को CMP 08 फॉर्म जमा होता है। CMP 08 नंबर फॉर्म जमा होता है हर क्वार्टर के बाद। जैसे अप्रैल में जून वाला जो कंपोजिशन टैक्स है कब भरोगे, 18 जुलाई, जुलाई का सितंबर वाला 18 अक्टूबर ऐसे। लेकिन रिटर्न कब भरोगे, 30 अप्रैल को साल खत्म होने के बाद। कौन से फॉर्म पे भरोगे, 4 GSTR 4, ठीक। और GSTR 9A पे एनुअल रिटर्न भरोगे, ये तो लास्ट में 31 दिसंबर तक, ये बाद में पढ़ेंगे रिटर्न वाले चैप्टर में। और जिसका कॉम्पो स्कीम होना उसे पूरा डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं, एग्रीगेट पे इकट्ठा भर दे 3 महीने पे, छोटा बारीकी से ऑफिसर नहीं पूछेगा चीज़ें, क्यों, टैक्स तो है ही नहीं उस पर, ले ही नहीं रहा पब्लिक से, और कैश रजिस्टर से भरेगा वो। कंसोलिडेटेड डिटेल दे दे आउटवर्ड सप्लाई की, इंटरस्टेट बेच नहीं सकता वो, ठीक है ना। हाँ रिसीट कर सकता है, खरीद सकता है, इंटरस्टेट बेच नहीं सकता। सेल की तो सीधा तू टोटल कर और रिटर्न भर दे। नीचे दोबारा से याद दिला रहा है 01 फॉर्म है ना, GST CMP 01 नए बिजनेस के लिए। वैसे तो ऐसा है नए बिजनेस के लिए 01 की ज़रूरत नहीं, वो तो क्या करता है, वो तो REG 01 में ही बता देता है। तो CMP 01 देना आपकी मर्जी, ज़रूरत नहीं होती। वो तो किस पे सबमिट कर देता है, REG 01 पे। 2 काम आता है, 2 में क्या देता है वो, मतलब वो पहले से रजिस्टर्ड है, इंटीमेशन देता है मैं कॉम्पो ऑप्ट कर रहा हूँ। 3 पे क्या देता है, स्टॉक की डिटेल बना के देता है। 4 पे क्या बताता है, कॉम्पो मेरी विड्रॉ होगी, हफ्ते के अंदर बताना होता है, ठीक है। 5 पे क्या, ऑफिसर उससे शो कॉज नोटिस देता है कि क्यों ना तेरी कॉम्पो कैंसिल कुंसिल कर दूँ, तो गलत तरीके से ले रहा है। 6 में आप जवाब देते हो, सर नहीं नहीं मैंने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं की। 7 पे ऑफिसर अपना ऑर्डर सुनाता है आखिरी। और 8 पे क्या, आप क्वार्टरली टैक्स जमा करवाते हो कॉम्पो वाला, 1%, 5%, 6%, 18 तारीख को हर क्वार्टर के बाद। एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या कह रहा है, एग्जम्प्टेड गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड गुड्स फिक्स रेट पे, इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स ऑल्सो। फिर वही बात आ गई, ये कहता है अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट चलाते हो, एग्जम्प्ट वाली बेचो चाहे टैक्सेबल वाली,
दोनों पे लगेगा, लेकिन ये रूल ट्रेडर पे नहीं लगता, ये याद दिला रहा है, पढ़ा था ना पीछे। ट्रेडर पे सिर्फ किस पे लगेगा, टैक्सेबल सप्लाई पे। वही पुराना रूल विद एग्जांपल कर चुके हैं आप। बिल ऑफ सप्लाई काटेगा, टैक्स इनवॉइस नहीं, और कॉम्पो विड्रॉ हो गई तो फिर भैया नॉर्मल टैक्स वसूल लेगा। कॉम्पो के फायदे क्या हैं? हाँ जी, एडवांटेज, हिसाब किताब आसान हो जाता है, अकाउंटेंट के खर्चे ज़्यादा नहीं, हर महीने टैक्स जमा, हर महीने या क्वार्टर में टैक्स रिटर्न भरना वो पंगा नहीं है, और आपसे लेने वाले कंज्यूमर एंड यूज़र हैं तो बढ़िया आपके लिए स्कीम। लेकिन दिक्कतें क्या हैं? अगर आपसे माल खरीदने वाले ट्रेडर व्यापारी हैं तो आपसे माल नहीं लेंगे, आप इनपुट वाला बिल नहीं दे सकते और आप खुद इनपुट क्रेडिट ले नहीं सकते, पार्ट ऑफ कॉस्ट बना दोगे, सामान महंगा हो जाएगा। इसलिए आपसे लेने वाले अगर कंज्यूमर नहीं हैं, ट्रेडर हैं, तो कभी नहीं लेंगे दुकानदार लोग आपसे। इनपुट आउटपुट की चेन टूट जाएगी, वैट क्रेडिट वाली यानी जीएसटी इनपुट आउटपुट की चेन टूट जाएगी। सही है, नेक्स्ट पे आ जाओ। रिटर्न स्टेटमेंट बाय कंपोजिशन डीलर, क्या CMP 08 पे तो वो टैक्स जमा करवाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बताया ना अभी, 08 पे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाता है, भाई साहब मेरा ये टैक्स है, क्वार्टरली जमा करवाता है 18 तारीख तक क्वार्टर के बाद। और रिटर्न कौन से फॉर्म पे भरता है? वो GSTR 4। कब भरता है? 30 अप्रैल, साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल। क्लियर? GSTR 4 में वो बताता है कि मेरी इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सप्लाई कौन सी है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन की, और कंसोलिडेटेड कितनी। ऐसा है, इंटरस्टेट सप्लाई कॉम्पो ऑप्ट करने के बाद करेगा तो बता दे भैया कॉम्पो विड्रॉ होगी, तेरी कॉम्पो विड्रॉ होगी, रिटर्न तो भी भरेगा, एक बार बताना पड़ेगा, और कितना तूने कंसोलिडेटेड फिगर भी बता दे। और एक बात, इसका ना रिटर्नों का चैप्टर लास्ट है, 39 नंबर सेक्शन है उसका, 39 रिटर्न ऑफ GST का, वहाँ पढ़ेंगे। तो चैप्टर इतना ही था, इसके क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं आप। क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे अगर ये सारा कंटेंट आपके माइंड में है तो। पढ़ना क्वेश्चन फास्ट। 256 नंबर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 256 क्या कहता है? जे ने 25 लाख का माल खरीदा, CGST 10, SGST 10% भर दिया, अब 2 लाख प्रॉफिट कमाना चाहता है वो, और कहता है CGST 10 और 10 लगेगा आगे बेचेगा तो। ऑप्शन बताओ, अगर वो कॉम्पो डीलर नहीं है तो क्या होगा, और कॉम्पो डीलर है तो क्या होगा। इफ ही इज नॉट अ कॉम्पो डीलर, अगर वो कॉम्पो डीलर नहीं है तो परचेज इनको एक्सक्लूडिंग GST बता, क्योंकि तुझे इनपुट GST का तो क्या मिल जाएगा, इनपुट CGST SGST will be credited to his account, उस पे तो क्रेडिट मिल जाएगा, will not be the part of cost, कोस्ट का पार्ट बनेगा, so it will not be the part of cost of goods sold। 25 लाख की कॉस्ट रहेगी, टैक्स तो 2.5 लाख के टैक्स तो नहीं पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेंगे। 25 लाख का 10% CGST 2.5 लाख, SGST 2.5 लाख, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेंगे क्योंकि तू रेगुलर डीलर है। प्रॉफिट जोड़ना चाहता है 2 लाख, कितना प्रॉफिट डिजायर्ड है बोलो, सेल वैल्यू कितने में बेचेगा, इस पे आउटपुट क्या कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड कितना @ 10%, 270। इस पे क्या कलेक्ट करेगा, आउटपुट SGST टू बी कलेक्टेड 270 करेगा, 270 कलेक्ट करेगा ना, बोलो सरकार को कितना बढ़ेगा, नेट आउटपुट CGST पेबल टू गवर्नमेंट कितना बढ़ेगा बोलो, 20,000। क्यों? क्योंकि 270 में 2,50,000 का तो इनपुट ही ले लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आउटपुट टैक्स है,
20 बटे, और SGST पेबल भी कितना आ जाएगा, वो भी यही आ जाएगा 20,000, वही 270 वसूला है और 250 काट लो, 20 सही है, ठीक है। चलो आगे। तब क्या होता, स्पोस ही ऑप्टेड फॉर कॉम्पो, अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्टेड है तो भैया इसकी परचेज कॉस्ट क्या बना दो, 25 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, पार्ट ऑफ कॉस्ट ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एज नो ITC इज देयर, ITC तो मिलना नहीं, सब पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। इसका कितने रुपए का हो जाएगा सब कुछ मिला के, 30 लाख। 30 लाख पे क्या आगे से टैक्स वसूलेगा, 30 लाख रुपए पे प्रॉफिट जोड़ेगा बस, कितना, 2 लाख। तो सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पे क्या बढ़ेगा, कॉम्पो टैक्स पेबल बाय सप्लायर, कितना बढ़ेगा सप्लायर, 2 टैक्स बढ़ेगा, एक तो CGST और एक SGST पेबल, कितना कितना पेबल है, 0.5 32 लाख का 0.5, 32 लाख का 0.5, 16,000। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। 20 हज़ार में से 20 हज़ार के टैक्स में से 20 में से 16 लगेगा, बच गया। वैसे फ़ायदा है उसे कॉम्पो डीलर को, पर वो 20 हज़ार पे जाने थे जेब से, 270 माइनस 250 करके, अब जेब से जाएंगे सीधा कितना, 16, ग्राहक से नहीं लेना, खुद भर दो 16। बोलो कोई डाउट, चलो एक बात बताओ, ग्राहक को फायदा है आपसे माल लेके कि नहीं? अगर ये कंज्यूमर आदमी है उसको माल कितने में पड़ेगा, 32 लाख 32, इस केस में कितना पड़ेगा, 27 लाख 270 540 32 40, 8,000 रुपये तो बचा उसे कॉम्पो से माल लेके। अगले ने क्या करने, इनपुट के बिल, उसने करने कुछ इनपुट के बिल, क्रेडिट मिलना नहीं। ग्राहक है तो आपकी दुकान पे ही आएगा क्योंकि उसे 32 में मिलेगा माल। वैसे कहने को तो आप 30 में दोगे, 32 ही को 32, 16 तो जेब से भरोगे, पर मुझे लगता है वो ना थोड़ा प्रॉफिट और जोड़ेगा, वो आपसे 32 लेगा जोड़ के, क्योंकि 32 बढ़ेगा आगे, तो भी फ़ायदा है अगर इनडायरेक्टली जोड़ भी ले, क्योंकि इधर तो 32 लाख 40 पड़ना है, पर कंज्यूमर नहीं, दुकानदार है जो आगे GST काट के बेचता है, वो आपकी दुकान पे कभी नहीं आएगा, सामान ही बड़ा महंगा हो जाएगा। आप उससे 32 लाख 32 हज़ार लोगे या 32 लाख लोगे, उस पर टैक्स प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा, माल बहुत महंगा है। यहाँ तो वो 27 लाख की कॉस्ट मानेगा, क्योंकि 540 का उसको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट आगे, सामान महंगा नहीं हो पाएगा। तो आपसे लेने दुकानदार अब कभी नहीं आएगा, कौन आएगा, कंज्यूमर। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। 257 नंबर पे आ जाओ। कहता है कि एक आदमी वेदर इन फॉलोइंग केसेस कॉम्पो ऑप्ट कर सकता है अगर पिछले साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं है। कहता वो CA साहब हैं, दिल्ली में सर्विस देते हैं, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। भैया सर्विस वाले पे कॉम्पो वो वाली नहीं लगती 10-1, तू तो कौन सी ले पाएगा 10-2 और वो भी क्या 50 लाख तक तू नहीं ले सकता, ये 10-1 वाली नहीं ले सकता। नेक्स्ट कहता है मैन्युफैक्चरर है हरियाणा पंजाब में और वो दूसरी स्टेटों में भी माल बेचता है। ऐसा है पीछे बेचा कोई बात नहीं, अब भी बेचना, कहता हाँ फिर नहीं लेना, फ़ायदा नहीं, लेगा कॉम्पो विड्रॉ हो जाएगी, क्या फ़ायदा झंझट में। कहता मेरा तो बिकता है साहब, दूसरी स्टेट में बेचे बिना गुजारा नहीं है, फिर ना ले कॉम्पो। सीधी सी बात है, अगर कॉम्पो लेनी है तो दूसरी स्टेटों में माल बेच नहीं सकता। सही है। 258 क्या कहता है, GGC लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है दिल्ली में, पिछले साल उनकी सप्लाई
1,55,50,000 है, जिसमें इनवर्ड भी है। इनवर्ड तो लेती नहीं। अग्रीगेट टर्नओवर में आरसीएम वाली इनवर्ड सप्लाई गिनते हैं क्या? वैसे तो 1.5 करोड़ के पार है, पर नीचे ब्रेकअप देखो, इंट्रा स्टेट वाली 60 है, नील रेट वाली 28 है, एग्जम्प्ट वाली 12 है, और ये इनवर्ड जिस पे आरसीएम में आप टैक्स दे रहे हो 93, ये मत गिनो। अग्रीगेट टर्नओवर में बताया था, तो आप 60, 28 और 12 गिनो, कितनी टर्नओवर होगी? 1 करोड़। कॉम्पो ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, 1 करोड़ टर्नओवर है तुम्हारी। अगला क्वेश्चन 259 कहता है, पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर करंट ईयर में, ध्यान देना करंट ईयर को अंडरलाइन कर लेना, बीता साल नहीं करंट ईयर है। ऊपर वाले में भी करंट ईयर 1.5 करोड़ तक तो चलते रहो, कॉम्पो नहीं छीनेगी, ऊपर वाले की भी छीननी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनवर्ड गिननी नहीं। पर याद रखना, इनवर्ड पे आपको टैक्स कौन सा देना होगा? नॉर्मल, कॉम्पो टैक्स नहीं, नॉर्मल। पर कॉम्पो चल रही है क्योंकि 1.5 करोड़ पार नहीं हुए। यहाँ करंट ईयर में मैन्युफैक्चर इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है 30 लाख की, इंटर स्टेट करता है 35, तो भैया 65 लाख ना, कॉम्पो विड्रॉ समझ तेरी। क्यों? क्योंकि तू करंट ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई कैसे कर सकता है? तूने कर दी तो करती कॉम्पो विड्रॉ, कॉम्पो नहीं रहेगी तेरे लिए। क्यों? तुम क्या कर रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई 65 लाख। कहते 1.5 करोड़ से कम ऊपर तू इंटर स्टेट क्यों कर रहा है? 65 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, इंटर स्टेट क्यों कर रहा है? पिछले साल हो इंटर स्टेट सेल, कोई बात नहीं, करंट ईयर में नहीं होनी चाहिए। 260 एक कंपनी की 2 फैक्ट्री, एक महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर करती है रेडीमेड गारमेंट, दूसरी गुजरात में क्या है, ऑटो कंपोनेंट बनाती है। टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर की 38 लाख, राजस्थान में, गुजरात में 20, 58 लाख है। तो बताओ क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं? अब देखना कहता क्या है, कहता महाराष्ट्र में वो कॉम्पो और गुजरात में वो रेगुलर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10.3 में बताया गया है कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तू महाराष्ट्र में कॉम्पो ऑप्ट कर ले और गुजरात में रेगुलर। नो, दोनों में कॉम्पो। एक जगह कॉम्पो ऑप्ट करती ऑटोमेटिकली हर जगह क्या लग जाएगी? कॉम्पोजिशन स्कीम लग जाएगी हर जगह, ये रूल है। एक जगह कॉम्पो ऑप्ट करते ही, सही है। आगे चलो 261 कहता है, एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है नागपुर में, उन्होंने कॉम्पो ऑप्ट कर रखा है करंट ईयर के लिए। डिटेल बता रहा है, कॉम्पो ऑप्ट कर रखा है और उनकी इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई कौन सी टर्नओवर है? टैक्स बताओ उसका। इंट्रा स्टेट सप्लाई 13 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स वाई की 20 लाख, नील रेट वाली 28 लाख। ऊपर ना मैन्युफैक्चरिंग को अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन में। ये मैन्युफैक्चरर है, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल दोनों पे टैक्स लगेगा। ट्रेडर पे सिर्फ टैक्सेबल पे लगता है। एग्जाम्प्ट वाली 28 लाख, जिस एग्जाम्प्ट वाली 11 लाख 640 में भी, और इनवर्ड सप्लाई आरसीएम, इस पे तो भैया 10 लाख पे 5% टैक्स भरना पड़ेगा आपको। ये ना कॉम्पो वाली टर्नओवर में ना जोड़ो, ये टर्नओवर से अलग रखो। इस पे आपको 5% कितना टैक्स देना है? 50,000। बाकी टर्नओवर जोड़ लो, 13 लाख, 20 लाख, 28 लाख और 640, कितना हो गया? 67,40,000 का 1% दे दो, कितना? 67,400। नीचे आरसीएम वाले पे कितना दे दो? 10 लाख का 5% 50,000। सही है, सही है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 262 पे। इसमें ये बंदा रिटेलर है, रिटेलर को अंडरलाइन करना। ये सिर्फ कौन सी सप्लाई पे टैक्स देगा? टैक्सेबल। आओ देखते हैं, रिटेलर है ये। परचेज करता है सामान 50 लाख रुपए का, सेल करता है 60 लाख रुपए का। परचेज से हमने क्या लेना? सेल में लेना है। आगे चलो, डिटरमाइन वेदर जे शुड ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ना टेढ़ा है, ये आपसे ना, ये ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, आप रीड ओनली कर लेना इसके क्वेश्चन को। या ICA ने भी नहीं डालना, ये प्लानिंग करवा रहा है आपसे कि कॉम्पो ऑप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, ट्रेडर है, परचेज 50 लाख की करता है, सेल कितने की करता है? 60 लाख। 60 लाख पे भी टैक्स 5% है, परचेज भी 5% है। परचेज है ना, उसके आगे लिख लो स्पॉस, परचेज एक्सक्लूसिव ऑफ GST। क्योंकि ना पता मैंने कैसे देखा, ये सेल में बोला हुआ इंक्लूडिंग टैक्स, परचेज में नहीं बोला, तो वो परचेज क्या है?
बिना टैक्स के मानी जानी चाहिए। सेल में लिखा है इंक्लूडिंग टैक्स है 5%, 60 लाख। आप बताओ ये बंदे को कॉम्पो ऑप्ट करनी चाहिए कि नहीं? कॉम्पो की रेट 1% है। वैसे इसका रिकॉर्ड बनाने का खर्चा 50,000 से 120 होता है नॉर्मल में। अच्छा, कॉम्पो ऑप्ट करता है तो हिसाब किताब कम हो जाता है। खर्चा कितना होता है? 50। कॉम्पो ऑप्ट नहीं करता तो खर्चा कितना होता है? 120। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? अदर एक्सपेंसेस के 3 लाख रुपए के हैं। तो आप बताओ ये आदमी सेल कितने में कर? आप मुझे बताना। इफ ही ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पो ऑप्ट की, इफ ही इज रेगुलर, इफ ही इज नॉट गोइंग टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना नहीं चाहता। अच्छा, तो बताना सेल कितनी है इंक्लूडिंग जीएसटी? कितनी है? 50 लाख। सेल विदाउट जीएसटी, भैया 60 लाख में जीएसटी तो सरकार को दे दोगे आप। आपकी जेब में 5% टैक्स है तो आपकी जेब में क्या बचेगा बताओ? 57 लाख बाकी टैक्स। इस 60 में भी जोड़ो, मानो 1% टैक्स आपने ले ही रखा हुआ, जैसे अपन मानती हैं कि ले ही लेता हुआ आगे से 1% ले ही लिया होगा कॉम्पो वाले ने। कितना? यही। अब बोलो परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डीलर की, ऑफ डीलर, डीलर की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताना। परचेज कॉस्ट विदाउट टैक्स, नहीं परचेज कॉस्ट बताओ। इसमें 50 लाख है और एस आईटीसी विल बी अवेलेबल ऑन टैक्स पेड ऑन परचेज, तो सो इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, उसका पार्ट नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे तो आपने 52,50,000 लिख लेना है। पता क्यों? 50 लाख में 5% टैक्स जुड़ेगा, कितना? 2.5 लाख। 52,50,000 एज आईटीसी नॉट अवेलेबल, इसको आईटीसी नहीं मिलना। सो इनपुट टैक्स क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट, आपकी जेब से तो 52,50 गए समझो, जबकि उस केस में तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो आप कॉस्ट 50 लाख ही मान लो, टैक्स तो क्रेडिट मिल जाएगा। और क्या? रिकॉर्ड के खर्चे, रिकॉर्ड बनाया, बुक्स बनाया, उसके खर्चे इसमें कितने हैं? इसमें कम है। अदर एक्सपेंस अलग अलग नहीं बोले, वो दोनों में सेम लिख दो। कितने? 3 लाख। यानी ये जानना चाहता है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी पड़ी? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल एक तरह से पूरे बिजनेस की 50 लाख, 1, 20 और 3, 52, 50, 50 और 3 लाख। हाँ क्या? हाँ, he has not opted for composition scheme. If he is going to opt compo, ये compo opt कर रहा है और वो बिना compo ये क्रेडिट ले लेगा, इस वजह से टैक्स पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनेगा। सेल आगे से वसूल के सरकार को देनी है, तो इसकी सेल 57,14,000 है और इसकी कॉस्ट ये 54। कितना प्रॉफिट बचा इसे बताओ? सेल 57 और ये कॉस्ट 54 करना।
286 56 3,40,000। बोलो कोई डाउट? इसमें इनपुट आउटपुट नेट सरकार को भर देगा आगे से लेके, इसमें जेब से भरेगा। वैसे ये एग्जाम पॉइंट से पूछेगा नहीं, ये प्लानिंग के क्वेश्चन है एक दो, आईसीए ने नहीं दिए हुए। बोलो कोई डाउट? फायदा नुकसान निकाला उसने इस तरह से। अगले वाला भी लगभग ऐसे एक दो क्वेश्चन है, पढ़ना क्या कहता आगे। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग को अंडरलाइन करना। क्वेश्चन नंबर 263, टैक्स नहीं निकाले, कितने कितने और भरने हैं, आउटपुट माइनस इनपुट। इसका तो 2,83,87,000 या 85,000 कुछ आउटपुट टैक्स है। इनपुट इसने परचेज पे भरा होगा 50 लाख का 5%, जो भी वो हो जाएगा डिफरेंस इनपुट आउटपुट। 2.5 लाख रुपये इनपुट है, 2,87,000 85,000 के करीब आउटपुट है, बाकी का 35-35,000 कुछ भर देगा। ये यही होगा ना। चलो नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर है पुणे का, इनवर्ट सप्लाई समेत ये सप्लाई करता है 1,53,60,000, टैक्स जुड़ा नहीं है। इंट्रास्टेट 75 लाख, इंट्रास्टेट 43 लाख, इंट्रास्टेट एग्जाम्प्ट 32 लाख, और सर्विस दे रहा है बीइंग इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी। ये मत लो, छोड़ दो ये एफडी उफडी वाला। इसमें ना मिस्टेक है, देखो सॉल्यूशन में एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त आप 75 लोगे, ठीक है, 43 लोगे, यस। पिछले साल की 11 लोगे, यस। एग्जाम्प्ट सप्लाई इंटरेस्ट वाली लोगे, छोड़ दो। क्या इनवर्ट लोगे आरसीएम में? इनवर्ट सप्लाई नहीं, ये दोनों छोड़ दो, स्पेशली एक्सक्लूडेड है ये। तो आप देखो 75, 43 और 32 का टोटल कितना बनता है? 75, 43, 32 टोटल 1.5 ही बनता है। वो दोनों लिखी जरूर गई हैं पर टोटल में जोड़ी नहीं गई, और जोड़नी चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एग्जाम्प्ट है, ये इंटरेस्ट वाले के ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्प्ट है ये तो, और ये एग्जाम्प्ट होके भी नहीं जुड़ती, ये सर्विस ही नहीं मानी जाती। और ये इनवर्ड वाली वैसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। 75, 43 और 32 का टोटल 1.5 ही बनता है क्या? 1.5 करोड़। तो टर्नओवर 1.5 को पार नहीं की है, तुम कॉम्पो ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी 1.5 करोड़ को क्रॉस इंटरेस्ट वाली एग्जाम्प्ट होते हुए भी गिननी नहीं है, वो गिनते नहीं है एग्रीगेट टर्नओवर में, स्पेशली लिखा था सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। अगला क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर कंसर्न है, राजस्थान की, टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख है, कॉम्पो ऑप्ट कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन टैक्स बनाना है, लायबिलिटी बतानी है, बताना टैक्स बनाना है। कह रहा है इंट्रास्टेट 30, इंट्रास्टेट नील वाला 18, छोड़ दो, 18 पे तो लगेगा ही नहीं। इसमें भी 2 पंगे हैं, लास्ट में देखना क्या कहता है क्वेश्चन के नीचे। अगर वो ट्रेडर हो तो क्या, मैन्युफैक्चरर हो तो क्या? ऐसा है, ट्रेडर में तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे लगता है, मैन्युफैक्चरर पे दोनों पे लगता है टैक्सेबल एग्जाम्प्ट, इसलिए नीचे कॉलम बना लो। 30 लाख दोनों में आएगा टैक्सेबल। लेकिन ये क्या, ये तो नील रेट वाली 18 है, ये मैन्युफैक्चरर में जुड़ेगी, टैक्स लगेगा, ट्रेडर में नहीं। डैश सर्विस जिस पे टैक्स क्या है 5, कोई दिक्कत नहीं। पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख की टर्नओवर थी ना, 5% 6 लाख या 5 लाख विच 6 लाख तक की सर्विस दे सकते हो। कितने की दे रहे हो? सिर्फ आप 6 लाख ही दे रहे हो, ज़्यादा तो नहीं दे रहे, तो आप कॉम्पो ऑप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख जोड़ लो दोनों जगह। इंटरेस्ट नहीं जोड़ते, 8 लाख कहीं भी जोड़ो, छोड़ो। एग्जाम्प्ट वाले 240 किस में आएंगे? मैन्युफैक्चरर में, ट्रेडर में नहीं आएंगे। इनवर्ट सप्लाई कहीं नहीं आनी, इस पे तो 5 लाख पे 5% 25,000 टैक्स भरना पड़ेगा, ये कहीं नहीं आनी। इंट्रास्टेट सप्लाई 18% वाली 30 लाख दोनों में आ जाएगी। तो देखो ट्रेडर में ना 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आई, जीरो वाली और एग्जाम्प्ट वाली, 86 लाख 40, ट्रेडर में नहीं आई वो दोनों, तो कितना है 66 लाख, 1% 86,400 और 66,000। और इनवर्ट सप्लाई पे तो 5% नॉर्मल टैक्स भरो,
था ना 5% नॉर्मल, हो जाएगा। 265 नंबर वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने 262 किया था, सेम क्वेश्चन है। फिगर भी वही है क्या? हाँ फिगर भी वही है, 50 लाख 60 लाख, वही आंसर है, सेम है लगभग। समझ गए? करो, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आईसीआई की बुक है, आईसीआई एक ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट। आईसीआई की बुक में से और देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा।